हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती है सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम लेकर आ गई है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देखा कि क्या हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमने डिफरेंसेस देखे आरएनए डीएनए में। देन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समझा उनके थ्रू, एंड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें और एक्सपेरिमेंट इंक्लूड हुए, जैसा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन पूरा अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद फुल जोश, राइट। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं। चलो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अपना ये चैप्टर आज फिर से स्टार्ट करते हैं और इसको पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का, उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन जस्ट स्टार्ट किया था। हमने देखा था स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हमने पढ़ा था, प्रमोटर, टर्मिनेटर, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। आज वो पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से वो प्रोसेस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए। ऑल 3 RNAs needed to synthesize a protein in a cell। तो हमारे जो बैक्टीरिया में 3 टाइप्स के आपके आरएनए मिलते हैं। बताया हुआ है कि आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए एंड आपका टीआरएनए, जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है, राइट। The mRNA provide the template and the tRNA brings amino acids, reads the genetic code, and the rRNA plays structural and catalytic role during translation। तो यहाँ पे सबका एक फंक्शन बताया हुआ है कि जो mRNA आपका होता है वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि mRNA प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, tRNA लेकर आता है अमीनो एसिड को क्योंकि उसे प्रोटीन सिंथेसिस करानी होती है। और आरआरएनए का क्या रोल होता है? आरआरएनए का रोल होता है कि वो स्ट्रक्चर और कैटालिटिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all 3 types of RNA in a bacteria। तो आपका DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है जो कि पूरा ये प्रोसेस करा रहा होता है, कैटेलाइज कर रहा होता है किसको? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ RNA, राइट। तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। RNA polymerase binds to the promoter and initiates transcription। उसको हम इनिशिएशन बोल रहे होते हैं। अब इन्हीं तीन हम पढ़ रहे थे प्रोसेसेस में। इसमें क्या क्या 3 स्टेप्स थे? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड हैं वो देखेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन में। अभी बताया कि अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर को, वो इनिशिएट कर देता है आपका क्या? ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर प्रमोटर से आपका आरएनए बाइंड हो जाएगा देन आपका ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड कर रहा है प्रमोटर से तो आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा। इसी प्रोसेस, इस स्टेप को हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट and polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity। तो न्यूक्लियोटाइड को इनिशिएट कर रहा होता है, वो न्यूक्लियोसाइड्स को, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज सबस्ट्रेट लेता है और पॉलीमराइज करता है टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। जैसे एटीजीसी किस तरीके से बेस पेयरिंग हो रही है, कौन सा बेस किससे कॉम्प्लीमेंट्री है, इस तरीके से इनिशिएशन होता चला जाता है, राइट। तो वही सारी बातें इधर पे बताई हुई हैं। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो आपको डीएनए को भी ओपन करना पड़ेगा। तो वही बोला हुआ है कि वो फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ताकि आपका इलोंगेशन कंटिन्यू हो सके, राइट। देन only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. Also,
RNA polymerase 2 the termination of transcription। तो थोड़ा थोड़ा हम, जैसे कि आपने DNA में देखा था, हम पूरा रेप्लिकेशन करा रहे थे। मान लीजिए कि मुझे कोई भी जीन चाहिए हो, इंसुलिन का चाहिए, तो जीन का थोड़ी ना पूरा प्रोसेस कराएंगे, वहां पे हम छोटे छोटे पार्ट में ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम। थोड़े थोड़े जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना हम ट्रांसक्रिप्शन करा रहे होते हैं, राइट। और टर्मिनेटर की साइड जब ये पहुंच जाता है पूरा प्रोसेस, तो आपका टर्मिनेशन हो जाता है किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। अभी हम डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे। An intriguing question is that how the RNA polymerase is able to catalyze all three steps which are initiation, elongation and termination। अब देखो जितना भी ये प्रोसेस हो रहा है, जो भी RNA polymerase करा रहा है, कुछ उसको फैक्टर्स चाहिए होंगे, तभी तो वो ये सारे प्रोसेस कराता है। आपने पढ़ा भी होगा रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। तो ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं, अब इनके बारे में देखते हैं। आइए, गिव मी अ मिनट। राइट, RNA polymerase is the only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently with initiation factor and termination factor to initiate and terminate the transcription respectively। क्या मतलब हुआ कि जो आपका इनिशिएशन फैक्टर हो गया या टर्मिनेशन फैक्टर हो गया, जब उससे बाइंडिंग होगी RNA पॉलीमरेज की, तब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगे किसके? आपके ट्रांसक्रिप्शन पे, आइदर इट्स इनिशिएशन और इलोंगेशन, राइट। देन एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ RNA पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। वही चीज मैंने आपको बताई, अगर ये रो फैक्टर से बाइंड कर रहा है या सिग्मा फैक्टर से बाइंड कर रहा है, जो कि इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर है आपके, उसी तरीके से आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो इनिशिएशन का हो चाहे वो टर्मिनेशन का हो, राइट। इन बैक्टीरिया, सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन अ सेम कंपार्टमेंट, many times translation can begin much before mRNA is fully transcribed। तो जो हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन होता है बैक्टीरिया में, इसमें प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं हो रही होती है, चाहे वो कैपिंग हो, टेलिंग हो। वही बातें ये बताई, अभी डायग्राम की हेल्प से हम देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे हो रहा था। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ आपका ट्रांसक्रिप्शन दिखाया गया है इन बैक्टीरिया। देखो सिग्मा फैक्टर, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करा, देन सिग्मा फैक्टर बाइंड करा, तो यहाँ पे आपका इनिशिएशन हो गया, राइट। देन आपका इलोंगेशन होने लगा। जैसे ही आपका ये टर्मिनेटर आएगा, इधर आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रो फैक्टर है। इसी तरीके से चीजें दिखाई गई हैं। जब आपका रो फैक्टर आ जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, तो आपका RNA ट्रांसक्राइब हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड आपका टर्मिनेशन। तो आपको ये सारा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से प्रोसेस आपका हो रहा है। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो प्रोकैरियोट्स में तो मैंने बताया कुछ ऐसा सच मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, जैसे कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, बट आपके यूकैरियोट्स में ये कॉम्प्लेक्सिटीज देखी जाती हैं कि क्या क्या हम मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, राइट। There are at least 3 RNA polymerase in the nucleus. There is a clear-cut division of labor. The RNA polymerase 1 transcribe RNA. Give me a minute. ये सारा डायग्राम दिखाया हुआ है, पहले हम पढ़ लेते हैं। Whereas the RNA polymerase 3 responsible for the transcription of tRNA, 5S RNA, snRNA, small nuclear RNA and RNA polymerase 2 transcribe the precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA, that is hnRNA। तो जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि RNA पॉलीमरेज 1 जो कि क्या करता है, जो कि ट्रांसक्राइब कर रहा होता है किसको, RNA को, और आपका जो थर्ड पॉलीमरेज होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, और आपका सेकंड वाला किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका
mRNA के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। इसको लिख भी लो क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए कि जो आपका 1 है, गिव मी अ मिनट, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ पूरा, इसको आप नोट्स में ऐड कर लेंगे अपने, कि जो आपका 1 है और 2 है, क्योंकि ये आपका ना एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा और आपको ये करना होगा एमसीक्यू में, राइट। गिव मी अ मिनट। आपका फर्स्ट पॉलीमरेज किसके लिए बताया हुआ है? आरआरएनए के लिए, राइट। सेकंड आपका किसके लिए बताया हुआ है कि आपका सेकंड किसके लिए बोला गया था? एमआरएनए के लिए, एमआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है, राइट। थर्ड आपका किसके लिए है? टीआरएनए के लिए। तो इसे कोड से आप याद रख सकते हैं, आरएमटी से आप याद रख सकते हैं। योग्य आर आपका योग्य, एम योग्य टी, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज है वो किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, सेकंड किसको कर रहा है, थर्ड किसको कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा किसको ट्रांसक्राइब कर रहा होता है? आरएनए को। सेकंड हमारा किसे कर रहा होता है? एमआरएनए को। देन थर्ड हमारा किसको कर रहा होता है? टीआरएनए को। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी क्योंकि एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। आगे चलते हैं। आगे क्या है? द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स and are non-functional. It is subjected to the process of splicing where introns are removed and exons are joined in a definite order. तो हमने यूकैरियोट्स में 2 कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक देखी। पहले तो यही देख ली कि वहां पे तीन आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं अपने 3 डिफरेंट आरएनएस को। दूसरी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे? वो ये है कि यहाँ पे एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन, जंग डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, उनको हमें रिमूव करना होता है। इसी प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इसको क्या कहते हैं? इसको स्प्लाइसिंग कह रहे होते हैं हम। वही बताया गया है। एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। इन कैपिंग unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate added to 5' end of hnRNA. In tailing, adenylate residues 200 to 300 added at 3' end of template independent manner. It is fully processed hnRNA, now called mRNA, that is transported out of nucleus for translation. तो यूकैरियोट में हम मॉडिफिकेशंस भी कर रहे होते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग कर रहे होते हैं। 5' एंड पे क्या कर रहे होते हैं? कैपिंग कर रहे होते हैं। किसकी? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की एडिंग कर रहे होते हैं, ऐड करके कैपिंग करते हैं। और 3' एंड पे हम पॉली ए टेल्स ऐड कर रहे होते हैं जो कि 200 to 300 एडिनाइल रेसिड्यूज ऐड कर रहे होते हैं। ये मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। बैक्टीरिया में तो हमने देख लिया, वहां पे कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। ये सारे डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं क्योंकि पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पे आप देखें अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग हो रही है और इधर पॉली ए टेल जुड़ रही है आपकी। इधर 5' एंड पे कैपिंग हो रही है, 3' एंड पे क्या हो रहा है? आपका पॉली एडिनाइलेशन हो रहा है। एडिनाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। गिव मी अ मिनट, यहाँ पे है, आप देख सकते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन हम 5' एंड पे ऐड कर रहे हैं। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन 5' एंड पे कर रहे हैं जिसको हम कैपिंग कह रहे हैं। और आपका पॉलीएडिनाइलेशन या फिर एडिनाइल ग्रुप का एडिशन हम किस पे कर रहे हैं? इसको, इस प्रोसेस को हम टेलिंग कह रहे हैं और इसको हम क्या कहते हैं? एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड कर रहे हैं। कहां पे? 3' एंड पे। तो ये सारी मॉडिफिकेशन आफ्टर पॉलीएडिनाइलेशन, आपका कैपिंग, आपका प्रॉपर, ये सारी चीजों के बाद आपका मैसेंजर आरएनए बन जाएगा और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मॉडिफिकेशन होती है यूकैरियोटिक हेट्रोजीनस एमआरएनए में। तो फिर आपका प्रॉपर हेट्रोजीनस आरएनए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, देन आपका मैसेंजर आरएनए बन जाता है। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए में आपका
ये सारी मॉडिफिकेशन हो रही होती है, जब ये सारी हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर mRNA में मॉडिफिकेशन हो जाती है, आइदर इट्स कैपिंग और टेलिंग, उसके बाद ही हमारा क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, जो कि फर्दर फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में चला जाता है। आगे देखते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ beginning to be understood. The split gene arrangement represent probably an ancient feature of genome. The presence of introns is reminiscent of an antiquity, and the process of splicing represent the dominance of RNA world. In recent time, the understanding of RNA and RNA dependent process in the living system have assumed मोर इम्पोर्टेंस। अब देखो ये सारी चीजें जो भी हमने करी कि जंग डीएनए हटा दिया, इंट्रॉन्स का आपका इंट्रॉन्स हटा दिए, देन एक्सॉन रहने दी, ये सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाया, आपका स्प्लाइसिंग कहलाया। और इसी तरीके से अच्छे से ये सारे प्रोसेस हो पा रहे हैं, वही बताया गया है, राइट। देन अब बात करते हैं जेनेटिक कोड की, कि जेनेटिक कोड क्या होता है। जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, आप कोड्स में बात कर रहे होते हैं, तो उसी तरह हमें डीएनए की चीजें समझनी है या प्रोटीन सिंथेसिस देखना है तो प्रॉपर कोड फॉलो किए जाते हैं। जेनेटिक कोड्स ये क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, अभी हम एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन ये चीजें पढ़ेंगे, राइट। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड to form another nucleic acid. Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. Right? तो हम replication में क्या कर रहे थे, further copies बना रहे थे DNA की based on the complementarity of different bases, either it is adenine, thymine, cytosine and guanine, right? अब आगे देखते हैं कि जेनेटिक कोड में क्या कर रहे हैं। बट हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो हमारा होता है रिक्वायर्स transfer of genetic information from a polymer of nucleotides to synthesize a polymer of amino acid. Give me a minute. अमीनो एसिड जो प्रोसेस ऑफ आपका ट्रांसलेशन होता है उसमें क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स से, क्योंकि हमें सिंथेसाइज करने होते हैं क्या, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। आपके प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और ट्रांसलेशन को ही हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं जेनेटिक मटेरियल का। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर होती है वो देखते हैं। Neither does any complementarity exist between nucleotides and amino acid, nor could any be drawn theoretically. तो जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस है दैट इज ट्रांसलेशन, उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और अमीनो एसिड होते हैं उनमें एज सच कोई बेस पेयरिंग नहीं करा सकते हम, जैसे एटीजीसी में करा रहे थे। तो फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा उसके बारे में हम क्यों जेनेटिक कोड लेके आए वो देखते हैं, राइट। There exists ample evidences though to support the notion that the change in nucleic acids were responsible for change in amino acid in protein. This led to proposition of genetic code that could direct sequence of amino acid during synthesis of protein. तो अगर हम देखें जब हम ट्रांसलेशन करा रहे हैं तो ये सपोर्ट किया जा रहा है कि जेनेटिक मटेरियल रेस्पॉन्सिबल है किस लिए, किस तरीके से हम ट्रांसलेशन कराएं, कैसे कैसे अमीनो एसिड का हम ट्रांसफर कराएं या फिर किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उसी के लिए आपका जेनेटिक कोड लेके आया गया, राइट। कि दिस इज लेड टू द प्रपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. If determining the biochemical nature of genetic material, the structure of DNA was very exciting. The proposition, deciphering of genetic code are most challenging. अब देखो DNA में आपको सीक्वेंसिंग करनी है तो ये एक टीडियस टास्क था कि किस तरीके से जेनेटिक कोड, इतने सारे डीएनए जो डीएनए में जो बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, किस तरीके से जेनेटिक कोड कर हम बनाएं, किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस को समझें। तो ये एक टीडियस टास्क था साइंटिस्ट के लिए. In very true sense, it is required involvement of scientists from several disciplines, either it physicists
organic chemist, biochemist and genetics. It was George, a physicist, who argued that since there is only 4 bases, if they have to code for 20 amino acid, the code should be constitute a combination of bases. He suggested that in order to code for 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. This was very bold proposition because the permutation combination 4 to the power 3 would generate 64 codons, generating many more codons than required. तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो जॉर्ज थे, उन्होंने देखा कोडॉन को किस तरीके से बताया। उन्होंने बोला परम्यूटेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाई, ट्रिपलेट्स में उन्होंने कोड बनाए 4 टू द पावर 3, इससे उनको 64 कोडॉन्स मिले। देन उसकी हेल्प से हम क्या कर पाए, हम ट्रांसलेशन कर पाए, राइट। तो वही बताया गया है, प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोड वाज ट्रिपलेट was a more daunting task. The chemical method developed by Harkobin Khurana was instrumental in synthesizing the RNA molecules with defined combination of bases. Marshall and Ellenberg cell-free system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered. Savarro-Ochoa enzyme, that is polynucleotide phosphorylase, was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in template independent manner. Finally, checkerboard for genetic code was prepared, which was given in this table, the code for various amino acid. तो ये जो ट्रिपलेट के इन्होंने कोड्स बनाए, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बता रहे थे, राइट। इन्होंने 64 कोडॉन्स बताए, किस तरीके से ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे वो इस सारे बॉक्स में बताया गया है। तो हम देखते हैं कौन सा कोडॉन्स, कौन से ट्रिपलेट किस अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो देखते हैं, देखो UUU आपका किसे कोड कर रहा है, फिनाइल एनालिन को, राइट। और आपका UUG किसको कर रहा है, ल्यूसिन को। देन आपका UCU ये सिस्टीन को कर रहा है। तो इसी तरीके से ट्रिपलेट को बताया गया कि कौन सा ट्रिपलेट किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है और इसकी हेल्प से हम प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए, राइट। ये कुछ फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है। कोडॉन एक तो आपका ट्रिपलेट होना चाहिए, 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड, उनको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन। तो 61 कोडॉन्स आपके कोड कर रहे होते हैं अमीनो एसिड के लिए, बट 3 आउट ऑफ 64 में से 61 कोड करते हैं, 3 क्या होते हैं आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं समझते हैं अभी। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, इसलिए उनको डीजनरेट कहा जाता है। तो ये सारी जो भी प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की एमसीक्यू में पूछ ली जाएंगी कि क्या क्या है, यूनिवर्सल है जेनेटिक कोड या नहीं, डीजनरेट हैं आपके, या फिर क्या क्या और भी प्रॉपर्टीज हैं कि आइदर वो एक जो आपका अमीनो एसिड होता है वो मोर देन 1 कोडॉन से कोड होता है या नहीं। जैसे कि लिखा हुआ है कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, इसी प्रॉपर्टी को जेनेटिक कोड की क्या कहा जाएगा, डीजनरेट कहा जाएगा। अभी दिखाती हूँ आपको डायग्राम में, देखो जैसे कि आपका ल्यूसीन है, यहाँ पे कितने सारे ट्रिपलेट से ये कोड हो रहा है, देखो CUA, CUC, CUU, राइट। और यहाँ पे भी देख सकते हो UUA, UUG। तो आपका ये ल्यूसिन 6 कोडॉन्स, यहाँ पे आपको 6 ट्रिपलेट्स इधर पे दिख रहे होंगे डिफरेंट की ल्यूसिन को इतनी तरीके से हम कोड कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, यही प्रॉपर्टी कहलाती है डीजनरेट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट कोडॉन्स, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। The codon is read in mRNA in contiguous fashion. There are no punctuation. तो ये समझ में आया होगा आपको
code is nearly universal, for example from bacteria to human. UUU would be code for phenylalanine. Some exceptions to this rule have been found in mitochondrial codons and some प्रोटोजोन्स। तो क्या बताया गया है कि जो आपका कोड हम यूज करते हैं डिफरेंट वो आपका यूनिवर्सल होता है। कैसे यूनिवर्सल होता है कि मान लीजिए कि हमने ट्रिपल यू किसके लिए यूज किया, फिनाइलएनालिन के लिए यूज किया, तो ये जो कोड होगा ये कोड आपका बैक्टीरिया में भी सेम होगा और आपका ह्यूमंस में भी सेम होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आपके कहाँ देखे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में देखे जाते हैं और आपके प्रोटोजोन्स में देखे जाते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछ लिया जाता है। जो एयूजी होता है आपका ये डुअल फंक्शन करता है, ये कोड करता है मिथ्योनिन को और ऑल्सो एक्ट एज आपका इनिशिएटर। कोडॉन भी एक्ट कर रहा होता है। एयूजी आपका कोड करता है किसको, मिथ्योनिन को कोड करता है और आपका इसको हम इनिशिएटर कोडॉन भी कहते हैं क्योंकि यही सारे प्रोसेस इनिशिएट करा रहा होता है। देन अपने स्टॉप कोडॉन के बारे में देखते हैं, या इनको हम स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन भी कहते हैं। यूएए एंड यूएजी एंड यूजीए। तो कौन कौन से कोडॉन को हम स्टॉप कोडॉन कह रहे हैं, यूएए और यूजीए और आपका यूएजी, इन सबको हम स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन बोल रहे हैं। तो स्टार्ट कोडॉन हो गया हमारा एयूजी, स्टॉप कोडॉन हो गए हमारे यूएए, यूजीए और आपका यूएजी। राइट, समझ में आया होगा। इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एमआरएनए, प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बाय टेक इट। ये सारी चीजें, जैसे यहाँ पे ये आपका स्टार्ट कोडॉन हो गया, ये आपका फिनाइल एनालिन क्यों हो गया, तो ये डिफरेंट कोडॉन्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसका पूरा हमें बताइए कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो जो सारे रूल समझाए तो उससे आप ये सारी बातें बता सकते हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पे चेकर बोर्ड में आपको दिखाया हुआ है। राइट, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं क्या है। ऐसी दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड द डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज। यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 4। तो म्यूटेशन, ये पूरा जो सीक्वेंस होता है, जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो आपको म्यूटेशन हो सकती है। राइट, और ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट आप डिजीजेस से भी सफर कर सकते हैं। तो क्या है ये म्यूटेशन, और आपने ऑलमोस्ट चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ये पढ़ा ही हुआ है। अभी देख लेते हैं यहाँ पे किस डिजीज के बारे में बात करी हुई है। राइट, इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन सेगमेंट्स। Effects of large deletions and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehend. It may result in a loss or gain of gene so as function. The effect of point mutation will be explained here. A classic example of point mutation is a change of single base pair in a gene for beta globin chain that results in change in amino acid residues glutamate to valine. It results into a disease called sickle cell anemia. तो सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन को बताया गया है कि किस तरीके से सीक्वेंस चेंज हो जाता है और अमीनो एसिड भी कन्वर्ट हो जाता है। इसमें बताया हुआ है कि पॉइंट म्यूटेशन देखी गई कहाँ पे, अगर चेंज हो गया आपका सिंगल बेस पेयर में, कौन से जीन में, बीटा ग्लोबिन चेन में आपका अगर सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है, चेंज हो जाता है आपका अमीनो एसिड रेसिड्यू, कहां से, ग्लूटामेट टू वेलिन में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया को हम पॉइंट म्यूटेशन तो कह रहे हैं, तो वहां पे अगर चेंज हो रहा है बेस पेयरिंग में तो आपका अमीनो एसिड चेंज किधर से होता है, आपका होता है ग्लूटामेट टू वेलिन में आपका अमीनो एसिड का चेंज देखा जाता है। इसी वजह से ये डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इंसर्ट्स और डिलीट्स द बेस पेयर in structural gene can be better understood by a simple example. So consider a statement that is made up of the following words:
हैविंग 3 लेटर्स लाइक जेनेटिक कोड। ये आपको जेनेटिक कोड दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं लेटर बी, तो आपका क्या हो जा रहा है, पूरा जो भी सीक्वेंस है वो डिसरप्ट हो जा रहा है। आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे बी इंसर्ट कर देंगे तो ये पूरा सीक्वेंस आपका डिसरप्ट हो जाता है। इसी तरीके से और भी लेटर्स अगर ये ऐड करेंगे तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं, एक एक लेटर ऐड करते रहेंगे, राइट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला है, ये निकला है कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस चेंजेस द रीडिंग ऑफ फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। हाउएवर सच म्यूटेशन आर रिफर्ड टू एज frame shift, insertion, deletion, mutation, insertion or deletion of 3 or its multiple bases, insert or delete the multiple codon, hence multiple amino acids, reading frames remains altered from that point onward। तो आपने देख लिया होगा कि अगर हम एक एक लेटर ऐड कर रहे थे, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, फिर एक और लेटर ऐड कर रहे थे, ऐसे ट्रिपलेट बन रहे थे, आइदर हम इंसर्ट कर रहे थे और आइदर हम डिलीट कर रहे थे, तो इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, जो कि ये म्यूटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से इंसर्शन हुआ, आइदर डिलीशन हुआ। तो हमने देखा सिकल सेल एनीमिया का क्या एग्जांपल देखा, जिसमें आपका सिंगल बेस पेयर चेंजिंग से आपका अमीनो एसिड में भी चेंज आ रहा था, दैट इज ग्लूटामेट टू वेलिन। तो उसी तरीके से ये बातें बताई गई हैं कि कैसे कैसे आप एक इंसर्शन और डिलीशन से आपका चेंज आ जाता है सीक्वेंस में प्रॉपर और डिजीज कॉज हो जाती है, राइट। तो टीआरएनए के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम एक एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या क्या काम है टीआरएनए का, आओ देखते हैं, राइट। From the very beginning of the proposition of code, it was clear to Francis Crick that there has to be mechanism to read the code and also link it to amino acid, because the amino acid have no structural specificities to read a code. He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code, on the other hand would bind to specific amino acid. The tRNA, then called srRNA, soluble RNA, was known before genetic code was postulated. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. अब जो ये adapter molecule है tRNA, इसका क्या रोल है, ये क्या करता है, एक तो जेनेटिक कोड्स को रीड कर रहा होता है कि कौन सा अमीनो एसिड है, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस में डिफरेंट डिफरेंट अमीनो कोड को पढ़ के डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड को लेकर आ रहा होता है, ताकि आपका जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो इनिशिएट हो पाए, फर्दर आगे प्रोसेस बढ़ पाए। ये प्रोसेस कैसे होता है हम देखेंगे अभी। टीआरएनए हैज एन एंटीकोडॉन लूप that has basis complementarity to the code, and it also has an amino acid acceptor and to which it bind to the amino acids। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीआरएनए का एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल डायग्राम दिया हुआ है कि इसके पास एंटीकोडॉन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कि टीआरएनए हैज एंटीकोडॉन लूप, जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कोड्स के, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है डिफरेंट कोड्स के लिए। उसके पास और क्या क्या होता है वो देखते हैं, क्योंकि जो ये टीआरएनए है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसमें एंटीकोडॉन लूप होता है, और भी बहुत सारी जो भी चीजें बताई गई हैं वो पढ़ते हैं, राइट। tRNA has anticodon loop that has basis complementarity to the codes, and उसके पास एक acceptor end भी होता है to which it binds to amino acid। जो acceptor end होता है उसी के हेल्प से वो क्या कर रहा होता है, बाइंड कर रहा होता है डिफरेंट आपके अमीनो एसिड्स की, जिसकी हेल्प से वो प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा होता है, राइट। tRNA are specific for each amino acid। तो जो आपका टीआरएनए होता है वो स्पेसिफिक होता है हर एक आपके किसके लिए, अमीनो एसिड्स के लिए, राइट, जो कि डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए रिफर्ड टू इनिशिएटर टीआरएनए। देयर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। द
The secondary structure of tRNA has been depicted that look like clover leaf. In actual structure, the tRNA is compact molecule which looks like inverted L. तो स्ट्रक्चर जो दिखाया हुआ है इसको रिलेट भी किया जा रहा है किससे, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर से, और एक्चुअली वो कैसा दिखता है, वो इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है। यहाँ पे आपके एंटीकोडॉन प्रेजेंट हो गए हैं, तो ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर की तरह दिखता है और आपका इन्वर्टेड एल की तरह भी दिख रहा होता है। टीआरएनए आपका हेल्प करता है प्रोसेसिंग ऑफ किस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। उसके पास एक्सेप्टर आर्म होती है जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहा होता है, वो अमीनो एसिड से बाइंड कर रहा होता है। उसके पास एंटीकोडॉन लूप भी प्रेजेंट होता है, यही यहाँ पे बताया गया है, राइट। ट्रांसलेशन के बारे में अब पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन आपका क्या है, कैसे प्रोसेस हो रहा है। Translation refer to the process of polymerization of amino acid form a polypeptide. The order and the sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in mRNA. The amino acids are joined by a bond which is known as peptide bond. तो ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम पॉलीमराइजेशन किसका करते हैं, हम पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं क्योंकि हमें प्रोटीन सिंथेसिस कराना है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, आपके अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं और आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो रही होती है। तो जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डिफरेंट जो भी सीक्वेंसेस होता है अमीनो एसिड का, वो कौन सा बॉन्ड होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये वाली छोटी छोटी चीजें आपको एनसीईआरटी लाइन में से आनी चाहिए। The order and the sequence of amino acid defined by the sequence of bases in mRNA and the amino acid joined by the bond which is known as peptide bond. The formation of peptide bond requires energy. In the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to the cognate tRNA process commonly called charging of tRNA or amino acylation of tRNA to be more specific. तो जो ये फॉर्मेशन हो रहा है आपका किसका, पेप्टाइड बॉन्ड का, ये रिक्वायर करता है क्या, एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए। तो ये एनर्जी किस तरीके से आएगी, आपकी चार्जिंग होनी चाहिए किसकी, टीआरएनए की चार्जिंग होनी चाहिए। अब वो चार्जिंग कैसे होगी कि इन द वेरी फर्स्ट फेज जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टीआरएनए और लिंक कर जाते हैं किससे, टीआरएनए से। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एंड आल्सो कॉल्ड अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो इसको हम ये कह रहे होते हैं, ये वेरी फर्स्ट स्टेप है किसका, आपका ट्रांसलेशन का, राइट। इफ टू सच चार्ज टीआरएनए आर ब्रॉट क्लोज एनफ and the formation of peptide bond between them would be favored energetically, the presence of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. अब मैंने आपको बताया कि जो टीआरएनए है उसकी चार्जिंग हो रही है, वो अमीनो एसिड लेकर आ रहा है। जब ये अमीनो डिफरेंट अमीनो एसिड बाइंड कर जाएंगे, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। वही सारी बातें इधर डायग्राम में भी दिखाई गई हैं और एनसीईआरटी की लाइंस में भी बताई गई हैं, राइट। The cellular factory responsible for synthesizing proteins is ribosome. तो कौन सी सेल्यूलर फैक्ट्री रेस्पॉन्सिबल होती है सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन में, वो होती है आपकी कौन सी, राइबोसोम। हेल्प कर रहा होता है पूरे प्रोसेस में। द राइबोसोम कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएज एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। जो आपका राइबोसोम होता है उसके पास स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं और उसके पास अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स भी होते हैं। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट proteins, right? In its inactive state, it exists as two subunits, large subunits and small subunit. When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of mRNA of protein to be begin. तो जो आपका राइबोसोम होता है उसके पास ये सारी चीजें बताई गई हैं। अगर वो इनएक्टिव स्टेट में होता है तो उसके पास दो सब यूनिट पाई जा रही होती है, एक होती है आपकी लार्ज सब यूनिट और दूसरी होती है आपकी
स्मॉल सब यूनिट, जब आपकी स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर करती है एमआरएनए को, तो प्रोसेस ऑफ जो ट्रांसलेशन है आपका बिगिन हो जाता है, राइट। वही बताया गया है यहाँ पे। देयर आर टू साइट्स इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट amino acids to bind and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond। तो दो साइट्स प्रेजेंट होती हैं लार्ज सब यूनिट में, जिसकी वजह से डिफरेंट अमीनो एसिड बाइंड कर सके आपके और आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना सके फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटालिस्ट। 23S rRNA in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है वो कौन सा आरएनए करता है आपका? राइबोजाइम एक्ट कर रहा होता है एज अ कैटलिस्ट, दैट इज 23S rRNA इन बैक्टीरिया। ये कैटलिस्ट की तरह रोल प्ले कर रहा होता है, जिससे आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके। वो सारी बातें अभी तक बताई गई हैं। ये सारा प्रोसेस है आपका ट्रांसलेशन का, तो देख लेते हैं। गिव मी अ मिनट। A translational unit in mRNA is a sequence of RNA that flanked by start codon AUG. The stop codon codes for polypeptide. An mRNA also has some additional sequences that are not translated, refers to untranslated region. The UTRs are present at both 5' end and 3' end. They are required for efficient translational processes। तो आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट कब होता है? जब आपका AUG कोडॉन प्रेजेंट होता है। मैंने बताया भी था आपको, ये इनिशिएटर कोडॉन है। जब ये कोडॉन रीड कर लिया जाएगा तो आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ रीजन ट्रांसलेट नहीं होते हैं, जिनको हम अनट्रांसलेटेड रीजन भी बोलते हैं, जो कि आपके बोथ एंड पे प्रेजेंट होते हैं, 5' एंड और आपके 3' एंड में। ये आपकी दो सब यूनिट यहाँ पे दिखाई गई है, राइट। स्मॉलर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की। तो यहाँ क्या हो रहा होता है कि टीआरएनए आपके डिफरेंट कोड को पढ़ के अमीनो एसिड लेके आ रहा होता है। फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है अमीनो एसिड में। इसी तरीके से आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। स्टार्ट कोडॉन आपका AUG होना चाहिए और टर्मिनेशन कोडॉन जब आ जाता है देन ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। पहले हम टीआरएनए चार्जिंग कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग फिर टीआरएनए रीड कर कोड को पढ़ता हुआ जाएगा यहाँ पे, और वैसे ही डिफरेंट अमीनो एसिड लेकर आता रहेगा। ये चेन कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट होती है स्मॉलर सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। इसी तरीके से आपका पूरा प्रोसेस किसका हो जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस का हो जाता है। ये बहुत सारे आपके अमीनो एसिड दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट, राइट। और चेन बनती जा रही है। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन एक्ट कर रहा है? राइबोसोम एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। 23R RNA, राइट। ये बताया गया है, समझ में आया होगा आपको, राइट। फॉर इनिशिएशन द राइबोजाइम bind to mRNA. Ribosome bind to mRNA at start codon AUG that recognized only by the initiator tRNA. Give me a minute student, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। आगे हम ये प्रोसेस करेंगे पूरा, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो आप देखो इनिशिएशन जो भी आपका हो रहा है उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है वो देखते हैं। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम आपका बाइंड कर रहा होता है mRNA पे एट स्टार्ट कोडॉन, जो कि रिकॉग्नाइज ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA। तो जो आपका प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन है वो कैसे फर्दर हो रहा होता है, उसमें क्या होता है कि अगर राइबोसोम आपका बाइंड कर रहा है mRNA से एट स्टार्ट कोडॉन, जो कि रिकॉग्नाइज कराया जाएगा किससे? इनिशिएटर tRNA से। देन आपका प्रोसेस जो इनिशिएशन का है वो ट्रांसलेशन में स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका राइबोसोम बाइंड करता है mRNA से एट स्टार्ट कोडॉन, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाए इनिशिएटर tRNA से।
The ribosome proceeded to the elongation phase of the protein synthesis. During this stage, complex is composed of amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming a complementary base pairs with tRNA एंटीकोडॉन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब राइबोसोम एमआरएनए से बाइंड किया स्टार्ट कोडॉन पे, राइट, स्टार्ट कोडॉन उसको मिला और उसको रिकॉग्नाइज किसने किया? टीआरएनए इनिशिएटर कोडॉन ने। आपका इनिशिएटर जो टीआरएनए था उसने उसको रिकॉग्नाइज किया। यहां से आपका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है ट्रांसलेशन का। देन उसके बाद आपके सब्सिक्वेंट जो कोड्स आ रहे होते हैं उनको रीड करता चला जाता है टीआरएनए, वैसे ही वैसे आपके अमीनो एसिड ले आता है। जैसा कि चेन में हमने देखा चेन फॉर्म हो रही थी डिफरेंट अमीनो एसिड्स की, उसी के बीच में आपकी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, इसी फेज को इलोंगेशन हम कह रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया है। The ribosome moves from codon to codon along mRNA. The amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences dictated by DNA, represented by mRNA. At the end, the release factor bind to the stop codon, terminating translation and releasing the complete polypeptide from ribosome. तो देखो यहाँ पे जो चेन बन रही थी, ये पूरी चेन बन रही थी। यहाँ पे अगर आपका राइबोसोम बाइंड कर गया है किससे? एमआरएनए से, जहां पे आपका एयूजी सीक्वेंस है, तो ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। टीआरएनए देन रीड करेगा कोड्स को, वैसे ही अमीनो एसिड लेकर आएगा और आपकी पेप्टाइड बॉन्ड बनते चले जाएंगे। इसी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देन एंड में क्या होता है? रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर जाता है, फिर उसके बाद टर्मिनेशन हो जाता है और आपकी पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, राइट। तो वही बताया गया है कि एट द एंड द रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन एंड रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। तो इसी तरीके से पूरा जो भी हमारा प्रोसेस था किसका? ट्रांसलेशन का, हमने समझा कैसे कैसे सारी चीजें हो रही थी, राइट। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। यहाँ पे क्या है, राइट। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर टू वेरी ब्रॉड टर्म that may occur at various levels, considering that the gene expression results in the formation of polypeptide. It can be regulated at several levels. In eukaryotes, the regulation could be exerted at transcription level, formation of primary transcript, processing level, regulation of splicing, transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm and translation level. तो जो ये रेगुलेशन हो रहा है आपका किसका? जीन एक्सप्रेशन का। ये किस तरीके से हो रहा है वो बताया गया है। डिफरेंट लेवल्स है, जैसे कि आपका ट्रांसक्रिप्शनल लेवल हो गया, राइट, आपका प्रोसेसिंग लेवल हो गया, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कर रहे थे, प्रोसेसिंग में हम रेगुलेशन करा रहे थे, स्प्लाइसिंग भी हम करा रहे थे यूकैरियोट्स में। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि किस तरीके से सारा प्रोसेस हो रहा होता है, राइट। आगे देखते हैं कि क्या क्या है हमारा, राइट। The genes in a cells are expressed to perform a particular function or a set of function. For example, if an enzyme called beta galactosidase is synthesized by E. coli, is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide lactose into a galactose and glucose. The bacteria use them as source of energy. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डिफरेंट जीन्स होते हैं वो आपके डिफरेंट प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर हम देखें बैक्टीरिया में तो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक जीन होता है, वो क्या कर रहा होता है? वो ब्रेक डाउन कर रहा होता है किसका? इट इज यूज्ड टू कैटालाइज, वो हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड कर रहा होता है इनटू आपका लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? गैलेक्टोज एंड आपके ग्लूकोज में। और बैक्टीरिया इसको यूज करते हैं किस लिए? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये यहाँ पे
बताया गया है। आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या बोला गया है। Hence, if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require a synthesis of बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो अगर उनके पास, बैक्टीरिया के पास अगर लैक्टोज है, तभी तो वो ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ किसके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से हम लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। जब लैक्टोज ही नहीं होगा आपका तो फिर ये वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा। देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज मेटाबॉलिक physiological environmental condition that regulates expression of gene expression। देखो माय डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू में ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे, क्योंकि ये जो डीप लाइंस हैं इनको लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से ही एमसीक्यू निकाले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है कि जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स का, ये मेटाबॉलिकली, फिजियोलॉजिकली और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी आप की रेगुलेट कर रही होती है किसको, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को। क्योंकि जैसे कि आपने बैक्टीरिया में देखा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का यूज बैक्टीरिया किस लिए कर रहे थे, ताकि वो एनर्जी भी ले सके, राइट। तो वही बताया गया है कि इन सिंपल टर्म्स इट इज मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल that regulate the expression of genes. The development and the differentiation of embryo into adult organisms are also result of coordinated regulation of expression of several set of genes। तो जो आपका डेवलपमेंट होता है या डिफरेंशिएशन होता है एम्ब्रियो का इनटू एडल्ट में, तो वो भी आपके डिफरेंट जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उस पे डिपेंड कर रहा होता है, किस तरीके से डिफरेंट जीन्स आपके एक्सप्रेस कर रहे हैं। In prokaryotes, the control of rate of transcription initiation is predominant site for control of gene expression in transcriptional unit. The activity of RNA polymerase at given promoter in turn regulate by interaction with necessary proteins which affect the ability of स्टार्ट साइट। अब ये सारी चीजें क्या है कि डिफरेंट प्रमोटर हमें चाहिए थे, हमें बहुत सारे फैक्टर्स नीडेड थे। जो प्रोसेस था आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आइदर इट्स ट्रांसलेशन हो गया, तो ये सारी एक्टिविटीज जितना भी एक्सप्रेशन हो रहा होता है जीन्स का डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, राइट। वही सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा गया है। These regulatory proteins can act as both positively and negatively। तो ये जितना भी हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं या जो भी फैक्टर्स, प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, इनका फंक्शन पॉजिटिव भी होता है, आपका नेगेटिव भी होता है। तो इसको पॉजिटिवली अगर एक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे एक्टिवेटर, और आपके नेगेटिवली एक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं आपके क्या, रिप्रेसर, राइट। The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA in many cases regulated by interaction of proteins with sequences termed as operator। जो आपके प्रमोटर की accessibilities होती है प्रोकैरियोटिक डीएनए में, राइट, वो रेगुलेट करी जाती है किससे, इंटरेक्शन ऑफ मैनी प्रोटीन्स से, जिस विद सीक्वेंसेस, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑपरेटर। तो आपको ऑपरेटर समझ में आया होगा कि ऑपरेटर किसे कह रहे हैं हम, जो आपका प्रोमोटर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए में, राइट, उसको अगर हमें रेगुलेट करना है तो वो इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद सीक्वेंसेस से हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। तो ये किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है ये देखते हैं। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ऑपरेरॉन्स। In most cases, the sequence of operator bind to repressor protein. Each operon has its specific operator and specific repressor. For example, lac operator is present only in lac operon and it interacts specifically with lac repressor only. तो जो ये lac operon है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, राइट, कि क्या है lac operon का पूरा प्रोसेस, फर्दर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट बातें बताई गई हैं कि जो ऑपरेटर रीजन
होता है वो एडजेसेंट किसके होता है, आप देखेंगे डायग्राम में, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि ऑपरेटर रीजन आपका एडजेसेंट होता है किसके, प्रमोटर रीजन के, राइट। देन आपका ऑपरेटर रीजन एडजेसेंट हो जाएगा आपके प्रमोटर रीजन के, और जो सीक्वेंसेस होते हैं ऑपरेटर के, एंड इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेटर बाइंड टू रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये सारा आपको डायग्राम की हेल्प से समझ में आ जाएगा। अभी हम डायग्राम देखेंगे, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। इधर ये पूरा डायग्राम दिखाया गया है। ये डायग्राम की हेल्प से समझने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि लैक ऑपेरॉन में हमें समझना क्या क्या है, राइट। तो लैक ऑपेरॉन, तो स्टार्ट करते हैं अपना लैक ऑपेरॉन। द इलुसिडेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन जेनेसिस Francois Jacob and a biologist, biochemist Monod. They were the first to elucidate the transcriptionally regulated system. तो लैकोपेरॉन के बारे में किसने बताया था, जैकब एंड मोनार्ड में ने बताया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एमसीक्यू में, क्योंकि साइंटिस्ट के नेम भी पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं इस वाले चैप्टर में, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों ने करे हैं। तो आपको साइंटिस्ट के नाम भी याद होने चाहिए, किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट करा है, किसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दिया था, राइट, किसने लैकोपेरॉन के बारे में बताया था। तो पढ़ते हैं आगे। इन लैकोपेरॉन, लैक मतलब लैक्टोज, अ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जहां पे बहुत सारे जीन्स की फंक्शनिंग हम सिर्फ एक ही तरह से, हम एक एलिमेंट से स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारे जीन हैं हमारे, इसीलिए ये कंडीशन कहला रही है क्या, पॉलीसिस्ट्रोनिक, और ये पाई जाती है आपके प्रोकैरियोट्स में। तो वही बताया हुआ है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो एक ही आपका एलिमेंट यहाँ पे बहुत सारे जीन के लिए काम कर रहा होता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन, और ये प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। सच अरेंजमेंट्स इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रिफर्स टू आपका ऑपेरॉन। इसी अरेंजमेंट को किस तरीके से स्ट्रक्चरल जीन्स लगे हुए हैं, ऑपरेटर है आपका, प्रमोटर है, यही सारी चीजें किस तरीके से अलाइंड हैं, उसको ही हम ओपेरॉन बोलते हैं। टू नेम फ्यू सच एग्जांपल्स, लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, राइट, आपका अराबिनोज एंड हिस्टीडीन, एंड आपका वैलिन ओपेरॉन। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके एग्जांपल हैं ओपेरॉन के, और हम समझेंगे आगे और क्या चीजें हैं। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, दैट इज आई जीन। Here's the term I does not refer to inducer, rather it derives from the word inhibitor। तो जो आपका लैकोपेरॉन होता है उसमें एक रेगुलेटरी जीन किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं हम, आई से। तो आई से आप इंड्यूसर नहीं कहेंगे, अगर आई से कोई भी जीन डिनोट हो रहा है उसको हम इनहिबिटर बोल रहे होते हैं। तो ये वाली बात भी आप याद रखेंगे, राइट। देन 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं आपके, ZYA, आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैकोपेरॉन। तो जो आपका आई जीन होता है वो किस लिए कोड कर रहा होता है, वो कोड कर रहा होता है आपके रिप्रेसर के लिए, राइट। देन द जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टो, जेड जीन जो होता है हमारा वो कोड कर रहा होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। आई जीन हमारा रिप्रेसर के लिए कोड कर रहा है, और आपका जो Z जीन होता है वो कर रहा होता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, राइट। तो कौन सा जीन किस चीज को कोड कर रहा है ये भी याद रखना है। विच इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड्स। तो अभी हमने देखा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड के लिए। तो Z जीन यहाँ पे कोड कर रहा है किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड्स। लैक्टोज into monomeric unit, that is galactose and glucose। तो जब अगर ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या कर रहा है, वो लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में।
The Y gene codes for permease, which increases the permeability of the cell to beta galactosides. तो जो तीन स्ट्रक्चरल जीन थे, आपका Z था, Y था, A था. Z का देख लिया जो कोड कर रहा है आपका किस लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और आपका जो Y जीन है वो क्या कर रहा है, वो परमीएज के लिए कोड कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है परमिएबिलिटी सेल की, किसके लिए, टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए. The gene A encodes are trans acetylase, hence all three gene products in lactoperon are required for metabolism of lactose. तो आपका जो जीन ए है वो किसको कोड कर रहा होता है, वो कोड कर रहा होता है आपका ट्रांस एसिटाइलेजेस के लिए. तो जितने भी ये हमारे तीन जीन थे Z, Y, A आपके, ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन आपके हेल्प कर रहे हैं किसमें, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में. इन मोस्ट अदर ऑपेरॉन्स एज वेल द जीन्स प्रेजेंट इन द ऑपेरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे. तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है इसमें तीनों ही जीन हमें नीडेड होंगे. सारा मेटाबॉलिज्म जो आपका लैक्टोज का हो रहा है इन बैक्टीरिया में, राइट, उसके लिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं. आगे डायग्राम से समझते हैं हम लोग क्या क्या है. ये देख लो, लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन. तो आपका जो लैक्टोज होता है वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है. अगर वो प्रेजेंट है तो आपका जो ओपेरॉन है वो ऑन होगा. अगर आपका लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, तो आपका ओपेरॉन ऑफ कहलाएगा, राइट. हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर. तो इस तरीके के ओपेरॉन को हम क्या बोल रहे होते हैं, इस तरीके के ओपेरॉन को हम बोलते हैं इंड्यूसेबल ओपेरॉन. क्यों, क्योंकि अगर आपका लैक्टोज प्रेजेंट है तभी ये जो ओपेरॉन है ये इंड्यूस हो पा रहा है. आइदर अगर प्रेजेंट नहीं है वो तो ये ओपेरॉन ऑन नहीं है, इसीलिए इसको इंड्यूसेबल ओपेरॉन बोलते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ द लैक्टोज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज. Remember, very low level expression of lactoperon has to be present in the cell wall all the time, otherwise lactose cannot be entered. The lactose then induces the operon in the following manner. Right, ये सारा हमने समझ लिया. अभी डायग्राम से भी देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है. बोला गया है कि अगर एब्सेंस होगी प्रिफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज की तो इफ लैक्टोज प्रोवाइड कराई जाएगी इन अ ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, तो लैक्टोज ट्रांसफर होगी सेल में थ्रू द एक्शन ऑफ परमीएज, राइट. और लैक्टोज इंड्यूस करेगी आपका क्या, ये सारा प्रोसेस ओपेरॉन का, राइट. तभी वो कहलाएगा ऑन, राइट. द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम आई जीन. तो जो आपका रिप्रेसर है वो कौन सिंथेसाइज कर रहा होता है, आपका आई जीन. आई जीन मैंने आपको बताया वो कोड किसको कर रहा है, वो आपका कोड कर रहा है रिप्रेसर को, राइट. द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन, प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर. अब देखो, अगर आपका लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो आपका क्या करेगा, रिप्रेसर एक्टिवेट हो जाएगा और रिप्रेसर आपका बाइंड कर जाएगा कहाँ पे, ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज फर्दर प्रोसेस नहीं करा पाएगा. तो ZYA जो जीन्स हैं हमारे डिफरेंट फंक्शन फॉलो कर रहे थे वो सारी चीजें भी नहीं हो पाएंगी. तो यहाँ पे आपका ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा. और अब ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर है तो क्या होगा, सच एज लैक्टोज, एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज inactivated by interaction with inducer. This allows RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds. Essentially, regulation of lactoperon can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate. Right, remember the glucose or galactose cannot act as inducer for lactoperon. Can you think of how long the lactoperon would be expressed in presence of lactose? Give me a minute, मैं समझाती हूँ इसे. रेगुलेशन ऑफ लैक्टोपेरॉन
By repressor is referred to negative regulation. Lac operon is under control of positive regulation as well as, but it is beyond the scope of discussion. अब इसका क्या मतलब है? गिव मी अ मिनट, ये पूरा हम प्रोसेस समझेंगे। देखो, ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहलाया। क्यों कहलाया ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन? क्योंकि अगर आपका लैक्टोज प्रेजेंट है तब तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है, और अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तब ये प्रोसेस नहीं हो रहा है। जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है तो आपका रिप्रेसर बाइंड कर जाता है, किससे? ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। फिर जितनी भी सिंथेसिस होती है ये स्ट्रक्चरल जीन्स की, दैट इज ZYA नहीं होती है, तो आपका ऑपरेंड हो गया ऑफ। एंड व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट तो वो क्या करता है? वो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज पूरा सिंथेसिस करा देता है आपका किसका? ये तीनों जीन्स का, ZYA इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो आपका लैक ओपेरॉन एक्टिव हो जाता है। तो ये लैक ओपेरॉन आपको पूरा समझ में आया होगा कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रेसर बाइंड कर रहा है ऑपरेटर से एंड प्रिवेंट कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो ये जब आपका रिप्रेसर ही ऑपरेटर से यहाँ पे बाइंड कर गया तो आपके ये सारे जीन सिंथेसाइज ही नहीं होंगे। तो ये एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में हो रहा है। जब आपका इंड्यूसर प्रेजेंट है, यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ये रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, तो आपका रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा। देन आपका आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव रहेगा यहाँ पे, और ये सारे जीन्स आपके जितने भी आपके ZY और A जो भी आपके जीन्स थे ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सिंथेसिस करा देंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, परमीएज का, ट्रांसएसिटाइलेज का। तो आपका जो भी सारा लैक ओपेरॉन है ये एक्टिव हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म जो भी हो रहा था आपका बैक्टीरिया में वो स्टार्ट हो जाएगा। राइट, आगे देखते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। In preceding section, you have learned that it is a sequence of bases in DNA that determines the genetic information of a given organism. तो आपने देखा कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। कि जो सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए हैं हमारे वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किस में? आपके ऑर्गेनिज्म में। तो क्या रोल है जेनेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? अभी हम इन सारे पैराग्राफ्स में पढ़ेंगे। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। इन अदर वर्ड, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल lies in a DNA sequences. If two individuals differ, then there is a DNA sequences should also be different at least at some places. These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. With the establishment of genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA, availability of simple and fast techniques for determining DNA sequence, a very ambitious project called Sequencing Human Genome was launched in 1990। तो हमें पता लगाना है पूरी इंफॉर्मेशन की सीक्वेंसेस किस तरीके से होते हैं डीएनए में। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये साइंटिस्ट कब लेकर आए? ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कब हुई ये सीक्वेंसिंग की? इन 1990 में। राइट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया था। यू कैन इमेजिन मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट if we simply define the aims of project as follows। तो जो ह्यूमन प्रोजेक्ट था ये मेगा प्रोजेक्ट कहलाया। मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहलाया? अब आप देखो ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए है तो उसकी पूरी सीक्वेंसिंग करना एक टीडियस टास्क था। वो किस तरीके से होना चाहिए उसके बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। ह्यूमन जीनोम इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ bases। If cost of sequencing requires US इतने 3 पर बेस पेयर बिलियन थी जो कि एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग थी। द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली $9 billion।
तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये काफी कॉस्टली था, $9 बिलियन इसकी कॉस्ट थी। अभी थ्योरेटिकली समझाया जा रहा है कि कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ, क्या क्या इसकी कॉस्ट थी, राइट। देन आपका फर्दर, इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वर टू बी स्टोर्ड इन द टाइप ऑफ फॉर्म्स इन अ बुक्स, इफ ईच पेज ऑफ बुक कंटेन 1000 letters, each book contained 1000 pages, then 3300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell। अब देखो इतनी सारी चीजें थी कि जो ये बुक, बहुत सारी बुक्स आपको चाहिए होती अगर ये इतनी बड़ी हम सीक्वेंसिंग कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे आपकी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई है, जिसकी वजह से हम डीएनए को इजीली सीक्वेंस कर पाते हैं। पहले क्या होता था कि आपने इतने सारे डीएनए की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बहुत सारी स्टोरेज चाहिए होती थी। वही बताया गया है, द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड आल्सो नेसेसिटाइज द यूज ऑफ हाई स्पीड computation devices for the data storage, retrieval and the analysis. Human genome was closely associated with the rapid development of new area in a biology called bioinformatics। तो bioinformatics में हम क्या कर रहे होते हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो भी सीक्वेंसिंग हो रही होती है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक में भी आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपका ये रिसर्च में भी काफी आपको हेल्पफुल करेगा, जहाँ पे हम ये सारा डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं। तो इस वाली ब्रांच जो हमारी बायोलॉजी की होती है उसने भी रोल प्ले किया किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपके। अब आपके गोल्स क्या क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज फॉलोज। आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली आपका 20 लाख टू 20,000 to 25,000 जीन्स इन अ ह्यूमन डीएनए। तो क्या गोल था कि आइडेंटिफाई कर लें सारे जितने भी जीन्स हैं आपके, कितने 20,000 to 25,000 जितने भी जीन्स हैं डीएनए में, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, डिटरमाइन किया जाए सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। तो डिटरमाइन करें सीक्वेंसेस किनका, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स का, जो कि हमारा डीएनए बनाते हैं। अभी तक ये 2 पॉइंट समझे हमने। फिर स्टोर्ड करें इन सारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेसेस में, इंप्रूव करें टूल्स को फॉर डेटा एनालिसिस, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स एज सच इंडस्ट्रीज, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो इतने ऑर्गेनिज्म के डीएनए को सीक्वेंस करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको एथिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, उसको भी एड्रेस करना बनता है। तो उसके लिए लॉयर्स वगैरह को भी हायर किया गया था ताकि इनको फर्दर प्रॉब्लम ना आए, राइट। Then the Human Genome Project was a 13-year project coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट वाज 13-year प्रोजेक्ट। कोऑर्डिनेट किसने किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका हेल्थ, राइट। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द Human Genome Project, the Wellcome Trust UK became the major partner and additional contributor came from Japan, France, Germany, China and other। तो इनिशियली कौन था आपका वेलकम ट्रस्ट, जो कि आपका यूके था, उसने ये सारी चीजें में हेल्प करी थी। फिर उसके बाद मेजर पार्टनर्स आपके आ गए थे जापान से, फ्रांस से, जर्मनी से और चाइना से। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ आपका कब, 2003 में आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, राइट। द नॉलेज अबाउट इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स। तो ये सारा जो भी प्रोजेक्ट किया इन्होंने, सारे जो सीक्वेंसिंग करी, उससे हम क्या नॉलेज ले पा रहे थे, हम ले पा रहे थे कि डीएनए में जो वेरिएशंस हो रही हैं या उसकी वजह से जो भी डिजीजेस हो सकते हैं उसको कैसे डायग्नोस करें। तो उसमें ये हेल्पफुल रहा, जिससे हम बहुत सारी चीजें हेल्थ केयर सेक्टर में भी अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो वही सारी बातें इधर पे
बताई गई हैं। देन आपका क्या आ जाता है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्लूज टू द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, learning about non-human organism, DNA sequences can lead to the understanding of their natural capabilities that can be applied towards, give me a minute, applied towards solving challenges in healthcare sector, agriculture, energy production, environmental remediation. Many non-human models organisms such as bacteria, yeast आपका elegans and CL आपका ड्रोसोफिला प्लांट्स हैव आल्सो बी सीक्वेंस। तो आपकी जो ये सीक्वेंसिंग हो रही थी सिर्फ ह्यूमन पे नहीं हो रही थी, आपकी एलिगेंस हो गई, आपकी ड्रोसोफिला हो गई, राइट, आपकी यीस्ट हो गई, आपके प्लांट हो गए, इन पे भी ये सीक्वेंसिंग चल रही थी ताकि आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अच्छे से करे जाएं और जो भी आपको मॉडल ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, जैसे ड्रोसोफिला में भी हम बहुत सारी जेनेटिक चीजें कर रहे होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों का पता लगा रहे होते हैं, तो उनकी भी सीक्वेंसिंग की गई, राइट। देन मेथडोलॉजीज देख लेते हैं। द मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल जीन्स that are expressed as RNA refers to express sequence text। तो दो तरीके से मेथड फॉलो किया गया। सबसे पहले देखा गया, फोकस किया गया उन सारे जीन को जो कि आपके एक्सप्रेस कर रहे हैं एज RNA, इनको कहा गया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। तो ये वाली बातें भी आप याद रखेंगे कि क्या क्या अप्रोचेस फॉलो हुई यहाँ पे। The other took a blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all coding and non-coding sequences, later assigning different regions in the sequences with function, and this refers to as sequence annotation। दूसरा हमने क्या देखा कि हमने एक ब्लाइंड अप्रोच ली। एक में तो हम देख रहे थे कि जिसमें सारे जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरी ब्लाइंड अप्रोच ये ली जहां पे कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये नहीं देखा क्या एक्सप्रेस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पे हम पूरा दूसरा ये लिया गया कि कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस लिए गए हैं, जिसमें हमने सारे रीजन जितने भी सीक्वेंसेस में आ रहे थे उनको सीक्वेंस किया गया। इसको कहा जाएगा सीक्वेंस एनोटेशन। फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम अ सेल is isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes and cloned in a suitable host using specified vector. The cloning resulted into amplification, the DNA amplification of DNA fragments so that it subsequently could be sequenced with ease. The commonly used hosts were bacteria, yeast, the vectors called बैक्टीरियल आर्टिफिशियल फैक्टर एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये सारी चीजें जो थी, पहले हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया ऑर्गेनिज्म से, राइट, उसके बाद पूरा सारा प्रोसेस किया, फ्रेगमेंटेशन करा डीएनए का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे उसको रन कराया। ये सारी प्रोसेसेस आप बायोटेक में पढ़ेंगे, बायोटेक वाले चैप्टर में किस तरीके से वेक्टर्स को यूज करते हैं। दो वेक्टर यहाँ पे बताए गए हैं। वेक्टर जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है होस्ट में, फिर हम उसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। होस्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं, यीस्ट वगैरह ले सकते हैं, वही बताया गया है। द होस्ट फॉर बैक्टीरिया, यीस्ट, और दो वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, दैट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये सारा प्रोसेस जो भी है आपको बायोटेक वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी कि कैसे सारी चीजें होती हैं। The fragments were sequenced using automated DNA sequencer that worked on the principle of method developed by Friedrich Sanger. The Sanger is also credited for developing methods for determination of amino acid sequence in proteins, right? तो जितने भी सारे फ्रेगमेंट्स आप सीक्वेंस कर रहे थे यूजिंग ऑटोमेटेड क्या डीएनए सीक्वेंसर, जो कि वर्क करता है आपके प्रिंसिपल डेवलप किया था सेंगर ने, जिसको हम सेंगर सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं, राइट। सेंगर ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया था जो हेल्प कर रहा था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, किसमें,
आपका प्रोटीन में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये सेंगर सीक्वेंसिंग क्या होती है। ये हेल्प करती है आपके डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस इन प्रोटीन। दीज सीक्वेंसेस वर देन arranged based on some overlapping region present in them. This required generation of overlapping fragments for sequencing. Alignment of these sequences was humanly not possible. Therefore, specialized computer based program were developed. तो जितना भी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसमें डेटाबेसेस की हेल्प ली गई आपकी, राइट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प ली गई, सेंगर सीक्वेंसिंग की हेल्प ली गई, क्योंकि आपका इतना बड़ा डीएनए होता है, उस पूरे की सीक्वेंसिंग करना एक टीडियस टास्क है। तो सेंगर सीक्वेंसिंग लेकर आए, जिसकी वजह से वो अमीनो एसिड का पूरा सीक्वेंस प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, डिटरमाइन कर पा रहे थे, राइट, इन प्रोटीन्स में, जो कि हमने कॉम्प्लीमेंटेरिटी की हेल्प ली, उसकी वजह से हम सीक्वेंसिंग कर पाए, राइट, और कंप्यूटर डेटाबेसेस की भी यहाँ पे हेल्प ली गई। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. The sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006. This was the last 24 human chromosome, 22 autosomes and X and Y to be आपके क्या? Give me a minute. ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक सेकंड रुकिए, आपको ये वाली चीजें मैं बता देती हूँ, राइट। तो ये सारा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है किसका? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। सबसे पहले द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड। जो सीक्वेंस था क्रोमोसोम 1 का, वो कब कंप्लीट हुआ था? आपका मई 2006 में कंप्लीट हो गया था ये पूरी सीक्वेंसिंग। फिर दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम एंड 22 ऑटोसोम एंड XY टू बी सीक्वेंस। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है कि ये आपका ऑर्गेनिज्म है, उसके क्रोमोसोम की हम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेरिटी ले रहे हैं और डेटाबेसिस का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी बातें आपने समझी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किस तरीके से डेटाबेसिस का यूज किया गया, कैसे किस तरीके से सेंगर सीक्वेंसिंग को यूज किया गया, कैसे कैसे डेटाबेसेस हमने लिए, राइट। अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन on polymorphism of restriction, endonuclease recombination site, some repetitive DNA sequences known as microsatellites. One of the application of polymorphism in repetitive DNA sequence shall explain in next session of DNA printing. तो DNA फिंगर प्रिंटिंग, तो जो ये सीक्वेंसिंग है ये किस तरीके से हो रही है, क्या क्या आपके रिपीटेटिव आपके सीक्वेंसेस होते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें? आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। माय डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि सैलिएंट फीचर क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो हमने ऑब्जर्वेशन देखी, क्या देखा कि ह्यूमन जीनोम आपका क्या कंटेन कर रहा है? 3164.7 बिलियन बेस पेयर। द एवरेज जीन जो है हमारा वो कंसिस्ट होता है 3000 बेस पेयर। जो आपका साइज है वो वेरी करता रहता है विद लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन, जिसको हम डिस्ट्रोफिन कहते हैं, एट 2.4 मिलियन बेसिस। तो ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है आपकी, इनको भी याद रखो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ ली जाएंगी कि जो आपका लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन। द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेटेड 80,000 to 1,40,000 genes. Almost all nucleotide bases are exactly same in all people. The function are unknown for over 50% of the discovered genes. तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी आपकी क्या है? थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है कि कितने जीन्स प्रेजेंट है, कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, कौन सा आपका लार्जेस्ट जीन है। तो ये आपको लिख लिख कर याद करना है। रिकॉर्डेड लेक्चर को बार बार देखें, आप सारी चीजें समझें, राइट।
लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। तो आपका लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड करता है किसके लिए, आपके प्रोटीन्स के लिए। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो आपका लेस देन 2% ऑफ जीनोम किसके लिए कोड कर रहा है, आपका प्रोटीन के लिए। और आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस बहुत ज्यादा होते हैं आपके ह्यूमन जीनोम में। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेच ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट रिपीटेटिव मैनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 times. They are thought to have no direct coding functions, but they shed light on chromosome structure, dynamic and evolution. उनका कुछ भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता, बट वो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और डायनामिक में थोड़ा बहुत पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन दैट इज 2968 एंड द Y हैज द fewest। तो जो Y क्रोमोसोम हमारा होता है उसमें सबसे कम जीन होते हैं, दैट इज 231 आपके जीन्स होते हैं Y क्रोमोसोम में। Scientists have identified about 1.4 million locations where single DNA based differences, that is SNPs, single nucleotide polymorphism pronounced as SNPs, occurs in humans. This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal location for disease associated sequencing and tracing the histories। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है साइंटिस्ट यूज कर रहे होते हैं कि डिजीज एसोसिएटेड जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं या फिर हिस्ट्री होती हैं फैमिलीज की डिजीज रिलेटेड, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। द एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। Deriving meaningful knowledge from the DNA sequences will define the research through the coming decades, leading to our understanding of biological system. This enormous task will require expertise, creative of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both public and private sectors worldwide. One of the greatest impact of having human genome sequence may well be enabling radically new approach in biological research. In past, researcher the studied or one or few genes at a time. With whole genome sequences and a new high throughput technology, we can approach the question systematically on a much broader scales. They can study all genes in a genome, for example all transcripts in a particular tissue, organ, tumor, how tens of the thousands of genes, proteins work together, interconnected networks for the chemistry of life। तो ये सारी जो भी आपने सीक्वेंसिंग करी, इसको हम रिसर्च बेसिस पर कैसे कर सकते हैं, कैसे डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इससे हम हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं सीक्वेंसिंग की हेल्प से। अगर आपको सीक्वेंस पता चल जाए कि इस वाले सीक्वेंस पर ये डिजीज इस वजह से, सीक्वेंस अगर यहाँ पे बिगड़ा तो इस वजह से ये डिजीज हुई है, जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन देख रहे थे, तो ये आपकी हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसका हम यूज देख रहे होते हैं, राइट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसके बारे में पढ़ते हैं। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंसेस among humans same, assuming human genome 3 into 10 to the power 9 base pair, in how many bases sequence would be there is a difference। तो आपने देखा कि 99.9% जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं ह्यूमन में सेम होते हैं, ओनली आपका कुछ ही परसेंट आपका डिफर कर रहा होता है, और वो क्या होता है आइए समझते हैं। It is these differences in a sequences of DNA which make very individual unique in their phenotypic appearance. If one aims to find out the genetic differences between two individuals or among individuals of a population, sequencing DNA every time would be daunting and expensive task. Imagine trying to compare two sets of 3 into 10 to the power आपके इतने बेसिस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टू इंडिविजुअल। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम क्यों लेकर आए, आपने देखा क्राइम सीक्वेंस, क्राइम जो भी आपके हो रहे होते हैं या फिर आपके पैटर्निटी जो इश्यूज हो रहे होते हैं, राइट, तो उसका हम कैसे यूज कर रहे होते हैं, कैसे पता लगा पाते हैं कि ये क्राइम इसके थ्रू हुआ है या फिर पेरेंट्स से रिलेटेड। तो फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से हम ये सारी चीजें
सॉल्व कर पाते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए सीक्वेंसिंग called repetitive sequences because in these sequences a small stretch of DNA repeated in many times। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क कैसे कर रहा होता है, जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स में देखेंगे, अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं तो आपके जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वो आपके पेरेंट्स से सिमिलर हो रहे होते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे हम पैटर्निटी टेस्ट करा सकते हैं। जैसे क्राइम ब्रांच से हमने डीएनए लिया, वहां से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, डीएनए उधर से लिया, फिर प्रोब जनरेट कराई उसी इंडिविजुअल की जिसपे हमें शक है। तो वो अगर प्रोब वहां पे बाइंड हो गई, जो ब्लड सैंपल हमने लिया था, जिससे हमने ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, तो हम पता लगा पाएंगे कि क्राइम इसी इंसान ने किया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम इस तरीके से यूज करते हैं। द रेपिटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क ऑफ जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन एटीजीसी रिच द लेंथ ऑफ सेगमेंट्स and the number of repetitive satellite DNA is classified into many categories such as microsatellite, mini satellites। तो हम जो ये repetitive DNA का जो भी हम रेशो देख रहे थे बेस्ड ऑन द ATGC, जो भी सारे सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे हमने देखा, उसको हमने क्लासिफाई किया माइक्रोसैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। दीज सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड एनी प्रोटीन बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो ये आपके प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे होते हैं, पर जो आपका जो ह्यूमन जीनोम का जो लार्ज पोर्शन है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। These sequences show high degree of polymorphism। पॉलीमॉर्फिज्म क्या, डिफरेंट फॉर्म शो करना एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सिंस द डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज blood, hair follicle, skin, bone, saliva, sperm, etc. from an individual shows same degree of polymorphism, they become very useful identification tool for forensic application। तो जो भी आपका ब्लड हो गया, हेयर फॉलिकल हो गए, या बोन हो गया, सलाइवा हो गया, स्पर्म हो गया, वो सेम डिग्री ऑफ आपकी पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे होते हैं और ये हेल्प करते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन किसमें, फॉरेंसिक लैब्स में। अगर हम ये सैंपल कलेक्ट करें, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मैच कराएं, तो ये आपका हेल्प कर रहा होता है डायग्नोसिस में। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। तो वही बताया कि पैटर्निटी टेस्टिंग कराना हो, आपको पता लगाना हो कि ये आपका ही बच्चा है, जैसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कपल में, तब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी वहां पे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें साबित करने के लिए। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस is a basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential that we understand the DNA polymorphism means in simple term. Polymorphism, variation at genetic level, arises due to mutation. Recall the different kind of mutation and their effects you have already studied in chapter 4 and in the preceding section. In this chapter, few mutation may arise in an individual either in somatic cells or in a germ cells that degenerate gametes in a sexually reproducing organism। तो ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से ये पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर रहे हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस का हम हेल्प ले रहे हैं ये सारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, राइट। आगे देख लेते हैं क्या है। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली impair individual's ability to have offspring who can transmit mutation, it can spread to other member of the population through sexual mutation। Give me a minute, ये सारा हम देख लेते हैं कि अभी क्या क्या समझना है हमें, right। Allelic sequence variation has transitionally been described as DNA
Allelic sequence variation has traditionally been described as DNA polymorphism if more than one variant, that is allele at a locus, occurs in a human population with a frequency of itni. In simple terms, if an inheritable mutation observed in a population at higher frequency, इट इज रिफर्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपका इनहेरिटेबल म्यूटेशन, जो भी आपकी म्यूटेशन आपने इनहेरिट कर ली है, अगर वो पॉपुलेशन में हायर फ्रीक्वेंसी से देखी जा रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन एन non-coding DNA sequence would be higher as mutation in the sequences may not have any immediate impact in an impact on individual reproductive ability. These mutations keep on accumulating generation after generation, form a one basis of variability or polymorphism. There is variety of different types of polymorphism ranging from single nucleotide change to large change. For evolution and speciation, such polymorphism play very important role and you will studies in higher क्लासेस। तो जो भी ये सारी म्यूटेशंस हैं, आइदर ये सोमेटिक सेल्स में हो रही हैं, राइट, या फिर आपकी किसी और सेल्स में हो रही हैं, तो ये आपके डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर रही हैं। वही सारी यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि हायर रेट पे हो रही हैं या लो रेट पे हो रही हैं, किस तरीके से ये इनका पूरा प्रोसेस होता है, वो आप फर्दर आपकी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यही बताया गया है, राइट। पूरा जो मैकेनिज्म होता है, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफ्रेज। ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए as a probe that show very high degree of polymorphism. It was called variable number of tandem repeats, VNTR. The techniques as used earlier involved southern blot hybridization using radio labeled VNTR as probe. It included isolation of DNA. अभी मैंने आपको अभी बताया था पूरा कि हमने देखा ब्लड सैंपल कलेक्ट करा हमने, जहां पे क्राइम हुआ है उससे हमने डीएनए को आइसोलेट करा, राइट। देन हमने पूरा प्रोसेस करा, फ्रेगमेंटेशन करा डीएनए का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन किया। बट हम कैसे पता लगाएंगे कि यही इंडिविजुअल आपका क्राइम कर रहा है, तो हम प्रोब सिंथेसाइज करेंगे उसी के डीएनए से। अगर वो प्रोब वहां पे बाइंड कर रही है तो वही कहलाएगा आपका क्रिमिनल। तो वही बताया गया है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस हम देख रहे होते हैं, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं कि ये आपकी एलेक्स जेफ्रे ने दी थी, उन्होंने यूज किया था सैटेलाइट डीएनए का एज प्रोब, जो शो कर रहा था हाई पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कह रहे थे, राइट। तो ये रिपीटेटिव जो सीक्वेंसेस होते हैं, वही मैंने बताया आपके पेरेंट्स में भी देखे जाते हैं और आप में भी देखे जाते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। तो इसी के बेसिस पे हम ये पता लगा पाते हैं कि यही आपका, चाहे पेटर्निटी डिस्प्यूट में देखें हम, चाहे क्राइम्स में देखें, तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस मैच होने चाहिए। जैसे कि आपके पेरेंट्स के और आपके हो रहे हैं, तो उसी तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपकी, राइट। पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं डीएनए को, डाइजेशन करते हैं डीएनए का बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये आप बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेपरेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग करते हैं सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स में, जिसको हम नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलोन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फिर यूजिंग VNTR probe the detection of hybridized DNA fragments by autoradiography। सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका दिया हुआ है फिगर 5.16 में। The VNTR belongs to the class of satellite DNA, refers to mini satellite. A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers. The copy numbers varies from chromosome to chromosome। तो वही ये रिपीटेटिव डीएनए देख रहे होते हैं कि क्या ये उतने ही रिपीटेटिव डीएनए हैं जितने कि हमारे पेरेंट्स में, उसके अकॉर्डिंग हम पेटर्निटी वाला अपना इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी क्रिमिनल वाली चीजें हम देख सकते हैं कि क्राइम सीन पे कौन इंडिविजुअल आपका क्रिमिनल है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज वहां पे कर रहे होते हैं, राइट। द नंबर ऑफ रिपीट शो
Very high degree of polymorphism as a result of size of VNTRs varies in size from 0.1 to 20 kb. Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes. These bands give a characteristic pattern of an individual. तो जो भी आपका ये हो रहा होता है कि आपके रिपीटेटिव सीक्वेंस मिले, जब हमने ये सारा प्रोसेस किया, डीएनए को आइसोलेट किया, फ्रैगमेंट्स बनाए उसके, राइट, देन फ्रैगमेंट्स के बाद पूरा मेम्ब्रेन पे हमने सेपरेट किया फ्रैगमेंट को, देन हमने उसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया, फिर हाइब्रिडाइज कराया प्रोब के थ्रू। तो ये सारा रिपीटेटिव सीक्वेंस के बेसिस पे होता है कि कितने आपको ऐसे सीक्वेंस पाए जा रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आगे देखते हैं, डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस द सेंसिटिविटी। तो जो ये सारे रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स, उनमें ये रिपीटेटिव सीक्वेंस का नंबर डिफर कर रहा होता है, एक्सेप्ट अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, राइट, वहां पे ऐसा बहुत कम चांसेस में देखा जाता है। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैव बीन इंक्रीज्ड बाय यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। You will study about this in chapter 9. Consequently, the DNA from the single cell is enough to perform a DNA fingerprinting analysis. In addition to the application in forensic sciences, it has much wider applications such as in determining population genetic diversity. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprinting. तो वही बताया कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज कर रहे हैं, प्रोब्स ले रहे हैं। अगर प्रोब्स वहां पे बाइंड कर जाती हैं, जो भी ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए आपका यूज हो रहा होता है। ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये याद रखेंगे कि पहले आइसोलेट किया डीएनए को, फिर डीएनए को डाइजेस्ट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, देन आपका सेपरेट किया डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफर किया सेपरेटेड डीएनए को मेम्ब्रेन्स पे नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन में, फिर हाइब्रिडाइजेशन कराया यूजिंग लेबल्ड डीएनए प्रोब। अगर वो प्रोब बाइंड कर रही है आपके डीएनए से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्रिमिनल है या पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में। ये सब चीजें आप ऑटो रेडियोग्राफी से देख सकते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है आपको सारा, ये देखो सारा एम्प्लीफाइड रिपीट्स सेपरेटेड बाय साइज ऑन जेल एंड गिव अ डीएनए फिंगरप्रिंट। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। तो आपको मैकेनिज्म याद रख रहे हैं सारे प्रोसेसेस के, क्या क्या फीचर हैं आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, क्या क्या आपका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कैसे ट्रांसलेशन होता है, क्या क्या हम लैकोपेरॉन में कर रहे थे, लैकोपेरॉन को इंड्यूसिबल क्यों कहा गया, कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन्स थे, हमने सारा समझा कि कैसे कैसे आपकी चीजें हो रही थी। होप आपको ये दोनों पार्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है, ये सारा समझ में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक एनसीईआरटी की लाइन में समझा सकूं, राइट। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो होप आपको सब समझ आया होगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। थैंक यू स्टूडेंट्स।